तो दोस्तों, आपका अपना दोस्त, प्यारा दोस्त, हमेशा हमदर्द बनने वाला दोस्त अगर वही दुश्मन बन जाए तो क्या आपके हाल होंगे। आपकी हर मुसीबतें बड़ी हो जाएंगी। इसी तरीके से नेचर यानी कि प्रकृति, अगर वही प्रकृति जो आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है, आपको पनपने में मदद कर रही है, अगर वही आपके विरुद्ध हो जाए तो समझ लीजिए आपके कोई भी काम नहीं बनेंगे। आप हर तरह से परेशानियां झेलोगे। तो ये प्रकृति का ऋण, आज मैं आपको ऋण की वो सीरीज़ के तहत आज आपको प्रकृति ऋण के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि चंद्रमा और साथ ही साथ मंगल से बनता है। देखिए, यूं तो कुंडली में ग्रहों का इधर उधर पहुंचना किसी न किसी प्रकार के ऋण से ग्रसित होने का एक सूचक हो जाता है। यानी कि इंसान का कुंडली में अगर कोई ग्रह कहीं गलत भाव में चला गया तो इस प्रकार वो किसी न किसी ऋण को दर्शाता है। ऋण तभी बनता है जब वो कहीं किसी दुश्मन के भाव में चला जाए तो वो ऋण का ग्रह बन जाता है। और लाल किताब में कई तरह के ऋण बताए गए हैं, जिसमें पितृ ऋण है, जालिमाना ऋण है, मातृ ऋण है, भ्राता ऋण है, रिश्तेदारी ऋण है, प्रकृति ऋण है और साथ ही साथ जालिमाना ऋण है। कई तरह के ऋण हैं, जिनमें एक ऋण भी है प्रकृति ऋण, जिसे हम नेचर्स डेथ भी बोलते हैं। नेचर्स डेथ यानी कि प्रकृति का ऋण। अब ये प्रकृति का ही ऋण हो गया आपके ऊपर। प्रकृति का ऋण यानी कि अगर हम देखें, ये बनेगा छठे भाव से, कुंडली का छठा भाव। और यहाँ पर दो ग्रहों की अगर उपस्थिति है आपकी कुंडली में, जिसमें कि एक चंद्रमा या फिर मंगल या फिर दोनों के दोनों ही छठे घर में आ जाएं, तब इस केस में बन जाता है प्रकृति ऋण। अब प्रकृति, नेचर, जिसे माँ भी कहा जाता है, माँ यानी कि ऐसी माँ जो जितने भी जीव जंतु हैं सबको पनपने में मदद करती है। अगर यही जीव जंतु, इस नेचर जो प्रकृति है, अगर यही उसके विरुद्ध हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि पनपना तो दूर, इंसान चैन की सांस नहीं ले सकता है। इंसान परेशानियां झेलता है। अब ये परेशानियां इंसान को इस नेचर डेथ यानी कि प्रकृति ऋण से कैसे मिलती हैं वो समझते हैं। पहला लक्षण तो इसका ये होता है, मान लीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे भाव में है तो ये प्रकृति ऋण तो बन ही गया। अब इसके लक्षण इंसान के ऊपर कैसे आएंगे? इंसान के हर कामों में रुकावटें आएंगी। पहला लक्षण यानी कि कोई भी अच्छा काम करने लगे तो रुकावटें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो शादी हो, चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति के जीवन में रुकावटें आ रही हैं। चंद्रमा छठे भाव में है तो समझ लीजिए ये प्रकृति ऋण के लक्षण हैं कि अब आपको नेचर ही सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके हर कामों में अड़चन आ रही है। दूसरा लक्षण, व्यक्ति की एजुकेशन पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है उसकी एजुकेशन के टाइम पर प्रॉब्लम फैमिली में आ जाए, कोई किसी प्रकार की दिक्कतें फैमिली में ऐसी खड़ी हो जाएं कि फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी ना हो पाए, किसी प्रकार से परिवार धन की उस समय कश्मकश में जुड़ा हुआ हो, पैसे जुटाने में जुड़ा हुआ हो, जिस वजह से बच्चे की एजुकेशन में प्रॉब्लम आए। या फिर जहाँ तक खुद ब खुद ऐसा हो कि वो एजुकेशन में इतना सीरियस ना हो, एजुकेशन को उस ढंग से ना ले पाए कि वो आगे उत्तीर्ण हो या अच्छी स्ट्रीम में जा सके। ये हो गया उसका बचपना। अब जैसे ही वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जैसे ही उसकी शादी होती है, शादी के बाद जो लक्षण आते हैं वो आते हैं घर की महिलाओं के ऊपर। घर की महिलाएं हो सकता है ज़्यादा बीमार रहती हों, उसकी खुद की धर्मपत्नी बीमार रहती हो या माता उस समय से बीमार रहना शुरू हो गई हो। और अगर हम खुद की बात करें, चंद्रमा छठे वाले व्यक्ति के, उसके खुद के शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों के लक्षण इंसान के ऊपर कब आते हैं? जब इंसान एक अपनी उम्र का मध्यम वर्ग में पहुंच जाता है, जिस समय उसकी इम्यूनिटी डाउन होना शुरू होती है, तब ये बीमारियां उसके शरीर में लक्षण दिखाना शुरू कर देती हैं। लक्षणों के तहत इंसान के हाजमे को प्रॉब्लम रहेगी, पेशाब की दिक्कतें रह सकती हैं, कहीं ना कहीं जोड़ या फिर मूत्र संबंधित या फिर स्किन संबंधित प्रॉब्लम रह सकती हैं। कई लोगों को किडनी प्रॉब्लम होती है, कईयों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, कईयों को यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेशाब संबंधित प्रॉब्लम होती हैं। और कई लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, वो बार बार आत्महत्या करते हैं। अब ये आत्महत्या हो सकता है दिल और दिमाग पर पहुंचने वाले आघात के कारण हो, या फिर उनके अंदर ऐसे विचार ही उठते हों, नेगेटिव विचार, जो इंसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हों। या फिर बुध, अब इसके ऐसे केस में क्या होगा, बुध दूसरे घर में है या 12वें घर में है,
तब इस केस में व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार उठेंगे, कई बार तो व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुध और चंद्र का संबंध व्यक्ति को नशे की तरफ धकेल देता है। कई लोग आपने देखे होंगे, कई बचपन में ही गलत नशों में पड़ जाते हैं, या उनके अंदर ऐसी टेंडेंसीज होती हैं कि परिवार वाले पकड़ पकड़ के लाते हैं, कभी रेल की पटरी के पास पहुंच गया, कभी कहीं नदी किनारे डूबने के लिए पहुंच गया। इस तरह से घटनाएं बार बार होती हैं। कभी घर में ही पंखे पर लटकने की कोशिश करी या दवाई खा ली, कुछ भी। इस तरह से व्यक्ति के जीवन पर बार बार आयु के संकट आते हैं। और साथ ही साथ अगर शुक्र खराब हो, शुक्र खराब के कई कारण हो सकते हैं, या फिर सूर्य के साथ हो, या राहु के साथ हो, या शुक्र 8वें में हो, या चौथे में हो, या फिर तीसरे में हो, या 11वें में हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति की गृहस्थ जीवन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। व्यक्ति की शादी होने के बाद कुछ समय तो अच्छा निकल जाता है, पर बाद में दोनों के बीच में घमासान होना शुरू हो जाता है। कई बार तो वाइफ 3-3 साल 4-4 साल अपने मायके में ही रहती है, बाद में सेटलमेंट समझा बुझा के किसी तरह से इनकी गृहस्थी दोबारा बसाई जाती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देख लीजिए, ये एक ऋण आपको किस तरह से चारों तरफ से मार रहा है। अब दूसरी तरफ अगर मान लीजिए चंद्रमा की हमने बात की, अब दूसरी तरफ मान लीजिए यहाँ पर मंगल आ जाते हैं, तब क्या होता है। जब मंगल आ गया तब ऐसे केस में क्या होता है, हो सकता है ये व्यक्ति संपन्न हो किसी तरह से फाइनेंशियली, और इसके जो भाई बंद हो वो हो सकता है डाउन हो। डाउन कैसे हो सकता है, वो काम धाम ना करते हो सकता है कहीं बुरी संगत में पड़े हों, जिस वजह से ना ही उनका कोई काम धंधा सेट हो पाया, ना ही कुछ। अब क्या होगा, ये जो भाई बंद हैं अपने बड़े भाई की प्रॉपर्टी पर नज़र रखेंगे, अपने बड़े भाई की संपत्ति पर नज़र रखेंगे। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाइयों की मदद करता रहेगा, और जिस तरह से ये मदद होती रहेगी, अगर छोटे भाइयों की शादी हो गई तो शादी होने के बाद से ही समझ लीजिए यहाँ पर दोनों की घरवालियाँ, छोटे भाई की और बड़े भाई की, आपस में ये परिवार में गृह क्लेश मचाना शुरू कर देंगे। बहुत से परिवार आपने देखे होंगे जिनमें गृह क्लेश सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के कारण होता है। दोनों स्त्रियां, ननद बहू भाभी आपस में रह नहीं पाती हैं, जिसके कारण घर का जो एक सुखमय वातावरण होता है वो डिस्टर्ब रहता है। ये कारण होता है यहाँ पर, ये ऋण आपको इस तरह से चोट पहुँचाता है। अब यहाँ पर मंगल के होने के कारण व्यक्ति को और जो रिश्तेदारी हैं वहाँ पर से भी चोट पड़ती है। केतु, मामा खानदान, मामा कई बार देखे होंगे कि मामा लोग बहुत परेशान होते हैं, उनके जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो डाउनफॉल की तरफ जाते हैं। शादी हो गई जब से जातक की, तब से और ज़्यादा परेशान। कई बार तो बच्चे के जन्म होते ही मामा कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। अब मामा लोग, बहुत सी आपने कंडीशन ऐसी सुनी होंगी, कुछ आपको घटनाएं भी बताता हूँ कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ मामा के नशे के हालात शुरू हो गए। घर की जो प्रॉपर्टी थी, जो मामा की बात करें, मामा के पास जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी उसने बेच मारी, घर के बर्तन बेचने शुरू कर दिए, नशे की प्रवृत्ति में पड़ गया, ऐसी डिप्रेसिव टेंडेंसी में चला गया कि उसे 4-4 महीने तक एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। और कोई काम धंधा सेट नहीं, किसी तरह से वो जो कहते हैं कि किसी इंसान की बुद्धि का फिर जाना, ऐसी कंडीशन होती हैं। मामा के ऊपर ये जो चंद्र और मंगल वाली कंडीशन होती है छठे घर में, ये मामा के ऊपर कहीं ना कहीं से भारी होती है। अब मंगल जब छठे घर में है तो ये कहीं ना कहीं बुध के ऊपर भी असर डालेगा। आपकी बहन हो सकती है, आपकी बुआ हो सकती है, आपकी मौसी हो सकती है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव आएंगे। विपरीत प्रभाव कैसे होंगे, या तो इनकी वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं कष्ट होगी, या तो इनको कहीं ना कहीं बीमारी लग जाएगी, गंदी बीमारी लग सकती है, कोई ना कोई बुरी मुसीबतों में फंस सकती हैं। अपने ससुराल में ये सुख ना भोग कर दुखों का एक जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी विवाद भी इनके कारण से होता है, जो घर में एक तरह से क्लेश का वातावरण क्रिएट कर देती हैं कि माता पिता थे जिन्होंने प्रॉपर्टी का हिस्सा कुछ बिटिया के नाम भी कर दिया, कल को बिटिया खड़ी हो गई कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी दीजिए या फिर मुझे पैसा दीजिए, जिसके कारण से वाद विवाद होते हैं। अब जिसके भी मंगल छठे घर में है, तब ऐसे केस में ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को यानी कि बेटे को सोने की वस्तुएं ना पहनाए। सोने की वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो कड़ा हो, चाहे कान के हो, चाहे रिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसी वस्तुएं ना पहनाए जब तक कि पिता बैठा हुआ है। अब पिता के बैठे होने तक ये सोने की वस्तुएं ना पहनाए, क्योंकि यहाँ पर मंगल छठे घर में है, केतु का दुश्मन है, और साथ में केतु की जब हम बृहस्पति संबंधित चीज़ें हम लेना शुरू कर देंगे तब यहाँ पर केतु चोट पहुँचाएगा मंगल को। यहाँ पर स्ट्रांग होने की एक कंडीशन हो जाती है केतु की। इसीलिए चांदी की वस्तुएं जो मर्जी पहनाए,
ससुराल से कुछ सोने का सामान मिल गया है तो उसे घर पे संभाल के रखें। बेटा ना पहने, जब तक पिता जिंदा है सोने की वस्तुओं से दूर रहे। तो यहाँ पर मंगल और केतु का एक मेल नहीं हो पाएगा। केतु यहाँ पर बलशाली नहीं हो पाएगा। मंगल जितना दबाना चाहता है केतु को उतना दबा के रखेगा, क्योंकि ये एक कंडीशन बन जाती है। सोना पहनते ही बाप की राख उड़ना शुरू हो जाती है, यानी कि वही केतु जो शांत बैठा था, मंगल के दबाव में बैठा था, हमने जैसे ही बृहस्पति की मदद उसको दी, वहाँ पर वो सीधी की सीधी चोट मंगल को देना शुरू कर देता है। और कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति की माता बचपन में ही चली जाती हैं, बचपन से ही माँ का जो साया है सिर से वो छूट जाता है। क्योंकि देखिए प्रकृति तो वैसे ही आपके साथ नाराज़ है, और साथ में जो माँ थी एक बेचारी कंडीशन में ख़राब, वो भी आपका साथ छोड़कर चली जाती है। बहुत से अब ये योग बनते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, ये योग बनता है। मान लीजिए बुध किसी की कुंडली में 8वें घर में है, तब ऐसे केस में ये माता के ऊपर भारी होता है। माता के ऊपर जानलेवा घटनाएं होती हैं, माता की सेहत को कष्ट रहते हैं, माता कहीं ना कहीं से परेशान रहती है। हो सकता है कम उम्र में ही माता का साया ये जातक के सिर से उठ जाए। और तो और बुध जब भी 12वें में पहुंच जाए, मंगल 8वें में है और बुध 12वें में पहुंच जाए, तो व्यक्ति की वैवाहिक जीवन यानी कि जीवन साथी के ऊपर दिमागी परेशानियां, कईयों को देखा होगा जीवन साथी वाइफ के ऊपर हेडेक, माइग्रेन की समस्या रहती है, किसी तरह से पागलपन के एक फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जीवन साथी सही ना रहे। और साथ ही साथ भाई और बहन ये भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, इनका भी जीवन सुखमय नहीं रहता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इनके लिए कुछ उपाय हैं। अब हम उपायों की बात समझ लेते हैं, क्योंकि आपने सारी घटनाएं समझ ली हैं। उपाय भी ज़रूरी हैं कि उपाय क्या किए जाएं। सबसे पहला तो क्या है, प्रकृति से प्यार करिए। वही प्रकृति जो आपकी दुश्मन बन चुकी है, उसी प्रकृति को बढ़ाने की कोशिश करिए। लोग गंदगी डालते हैं, जगह जगह वातावरण को दूषित करते हैं, जगह जगह कचरा फेंक देते हैं, जगह जगह पानी को दूषित करते हैं, कहीं कुछ फेंक दिया कहीं कुछ फेंक दिया। स्वच्छता अभियान ऐसे नहीं चला है। ये स्वच्छता अभियान कुछ ना कुछ आपके जीवन में लेकर आए, इस अभियान को अपनाइए। आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर पानी की वेस्टेज हो रही है तो उस पानी की टैप को बंद करिए। कहीं पर गंदगी पड़ी है तो उठा के डाल दीजिए। और ये नहीं कि सफ़र में जा रहे हो तो जो आपके मन में आया आपने बाहर फेंक दिया। या फिर लोग पान मसाला ये सब खाते हैं, जगह जगह थूकते हैं, जगह जगह यूरिनेट करते हैं, जगह जगह वो टॉयलेट यूज़ बाहर जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उनको ना यूज़ करके बाहर खुले में जाके शौच करते हैं। ये सब का सब प्रकृति को गंदा करने वाला और अपनी ही प्रकृति माँ को अपने ही विरुद्ध करने वाली सब हरकतें होती हैं। इनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना हो सके नेचर को बढ़ाओ, जितना हो सके पेड़ पौधों को लगाओ। ये सब कुछ करोगे, वातावरण को जितना मजबूत करोगे आपकी किस्मत ऑटोमेटिकली मजबूत होगी। क्यों, मैंने आज से कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें आपके नक्षत्र या आपकी राशि के अनुसार आपको एक पौधा लगाने के लिए बोला था। अगर आपने वो पौधा लगा दिया तो समझ लीजिए आपने अपने एक दोस्त को खड़ा कर दिया प्रकृति में। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी किस्मत बढ़ेगी। आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं कि अपनी राशि के अनुसार या अपनी जन्म नक्षत्र के अनुसार आप कौन सा पौधा लगाएं। बहुत ही सिंपल है, बाहर कहीं सार्वजनिक जगहों पर लगा सकते हैं, धर्म स्थान में लगा सकते हो, कहीं भी लगाइए। अब सबसे पहले कुछ जनरल उपाय हैं, बाकी जो मेन उपाय होता है वो भी समझिए। पहला उपाय तो ये होता है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है। छोटी कन्याएं जो होती हैं कन्या पूजन जरूर करिए, बहुत ज़रूरी है। कन्या पूजन, नवरात्रि पूजन ये सब कुछ होता है। छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ देना, पेंसिल वगैरह देना। घर में जो पेंसिल पड़ी है बच्चों की, वो पेंसिल आप रोज़ शार्प किया करें, खुद से उनको छीलें, उनको सही रखें। घर में ऐसी पेंसिल्स पड़ी हुई हैं तो वो ख़राब ना रहें। कहीं से छिली हुई नहीं है तो उनको छील के रखिए। खराब पेन पड़े हैं तो इनको निकाल के बाहर फेंकिए। जितना हो सके बुध के फलों को अच्छा करिए। 2 खरगोश या तो आप जीवित रूप में पाल लीजिए, अगर नहीं पाल सकते हैं तो घर की नॉर्थ डायरेक्शन में 2 खरगोश रखिए। ऐसे पीतल के बने होंगे जिनके ऊपर वाइट कलर होगा, ऐसे बने हुए खरगोश घर में रखिए, जो कि चंद्र के ऊपर पड़ रहे बुरे प्रभाव और केतु के बुरे प्रभावों को सही करेंगे। बाकी चलिए बीच में अब इस उपाय को भी समझ लेते हैं। इसका उपाय सिंपल है। आपने अपने परिवार के जितने मेंबर हैं सबसे पैसा इकट्ठा करना है। क्यों, पहले मैं आपको सीधा तरीका बताऊं फिर इसका अल्टरनेट भी बता देता हूं। पैसा इकट्ठा करके आपने 100 कुत्तों को खाना खिलाना है।
अब 100 कुत्तों को खाना खिलाना है, मान लीजिए कुत्ते नहीं मिलते हैं तो 100 फ़कीरों को खाना खिलाइए, फ़कीर 100 नहीं मिलते हैं तब अब इस केस में क्या करें? सिंपल तरीका है, कहीं पर कोई डॉग शेल्टर तलाश लीजिए, आपको मिल जाएंगे जहाँ पर कुत्तों की सेवा की जाती है, ऐसी जगह तलाश लीजिए। नहीं होता है तब लास्ट ऑप्शन ये आता है कि आप ऐसी जगह तलाश लीजिए जहाँ पर आपको भरमार कुत्ते मिल जाएं। हो सकता है कहीं धर्म स्थान के बाहर मिल जाएं, हो सकता है कोई ढाबा या कोई एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हों। अब इनके लिए आपने डॉग फूड खरीदना है। डॉग फूड में पेडिग्री या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बिस्किट वगैरह होते हैं ऐसा ख़रीद लीजिए। और पैसा जो इकट्ठा करना है वो तरीका ये है कि आप अपने पास से ही पैसा इकट्ठा कर लीजिए। मान लीजिए आपका 10 रुपया हो गया और सामने वाले का रिश्तेदार, मान लीजिए अपने चाचा को गिन लिया, अपने ताऊ को गिन लिया, अपने भाई को गिन लिया, अपने पिता को गिन लिया, अपनी माता को गिन लिया, इनके 10-10 रुपये, मान लीजिए आपने 10 रुपये किए तो इनके 10 गुना आप इकट्ठे करिए, 100 सबका। ठीक है, आपके पास जो भी पैसा इकट्ठा होगा 10 रुपया आपका होगा, 100 रुपया पर हेड सामने वाले का होगा। जितना भी इकट्ठा हुआ पैसा इकट्ठा करिए, जाके आप कुछ खरीदिए। अब कुत्ते नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कहीं ऐसी जगह पर आपको मांगने वाले मिल जाए। अब ये मांगने वाले कहाँ मिलेंगे? हो सकता है आप कहीं तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, कोई मेला लगा हो, कोई पूजा पाठ के आयोजन हो रहा हो, वहाँ पर आपको कोई तीर्थ स्थल में ऐसे इतने जो है मांगने वाले मिल जाएंगे। इनको आप भोजन वितरित कर दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए। कुछ भी ऐसी चीज़ें देने से इस योग के, जो कि आपके ऊपर प्रकृति ऋण के कारण, योग के कारण बना है, इससे आपको निवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। और समय समय पे करते रहिए। कोई भी दिन आप फिक्स कर लीजिए, कोई इसके लिए वो नहीं है। बस ये है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ना हो, बाकी कोई भी दिन हो। लाल किताब के उपाय के लिए कुछ फिक्स नहीं है, बस 3 तिथियां जो कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी का ही ध्यान रखा होता है। बाकी सब के दिन अलाउड हैं, कुछ भी करिए, चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, कुछ भी हो। ठीक है, ये आपके लिए सिंपल तरीका है। चंद्र छठे में हो तो ऐसे केस में आप कहीं भी पानी का दान मत करिए, दूध का दान मत करिए। अब कंडीशन यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं कि आपको करना ही नहीं है। आपके लिए करने के लिए सिर्फ 2 जगहें हैं, या तो शमशान या फिर हॉस्पिटल। यहाँ पर आप प्याऊ लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में पानी की बॉटल्स वगैरह डोनेट कर सकते हैं। इमरजेंसी में जाइए, मरीजों को बांट कर आ जाइए। सोमवार का दिन बढ़िया है, कर लीजिए। सिंपल तरीका है, जितनी भी क्वांटिटी आपको अच्छी लगती है कर दो। चाहे बड़ा आप कैंपर लगा दीजिए, जैसे भी है मरीजों के लिए दे सकते हो। कोई क्लिनिक है वहाँ पे जाके दे आइए, डॉक्टर जानने वाले हैं आपको, उनको दे दीजिए कि मरीज़ आते हैं उनके पीने के लिए पानी रखा है, देते रहिए। आपकी सहूलियत के अनुसार जैसे मर्जी आप अपने एरिया में कर सकते हैं। समय समय पर चने की दाल और मसूर की दाल या गुड़, ये चीज़ें आप धर्म स्थान में चढ़ाते रहिए, जिससे कि चंद्रमा छठे घर में है तो उसके बुरे प्रभावों से आपको रिलीफ मिल जाएगा। रात के समय दूध का सेवन ना करें। ये कुछ घटनाएं हैं, जिनके कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके ज़रिए हम इनके ऋण के साथ साथ और इन ग्रहों को और दूसरी तरफ से शक्तियां देने के लिए ये सब प्रयोग करते हैं। बाकी कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय कुछ बदल जाते हैं, कुछ तरीके अलग हो जाते हैं। ये एक जनरल तरीके हैं जिनको हर कोई कर सकता है और करने भी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही और बेहतरीन जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।